मिला करके खाएँगे, वो हम अपने कन्वीनिएंट उसको अपनी कुकिंग को कन्वीनिएंट करने के लिए मिलाते हैं। हम लोग अब उसको हेल्दी बनाने के लिए नहीं मिला सकते हैं। जब जी। जैसे ही हमने 2 अन्न मिला लिए, उसका खत्म। खाने के साथ नहीं मिलाना चाहिए। हम मल्टीग्रेन जैसे बनाते हैं ना, मल्टीग्रेन कभी वो नहीं गलत बनाना हो चाहिए, जाएगा। क्योंकि हर एक कोई फूड तो 2 घंटे में डिसॉल्व होता है, कोई 4 घंटे में डाइजेस्ट होता है, कोई 6 घंटे में। हर एक की क्वांटिटी अलग-अलग है डाइजेस्ट होने की कैपेसिटी। इसलिए एक ही एट ए टाइम एक ही अनाज एक ही तरह का खाना चाहिए। जैसे ठीक है, हमने चलिए आगे बेटा। गेहूँ खाई है, तो हमने गेहूँ ही खानी है। हमने बेसन खाना है, तो हमने अकेला बेसन खाना है। हमने चना खाना है या हमने गेहूं के बाजरा साथ खाना है। चावल नहीं खाने, गेहूं के साथ चावल नहीं खाने, गेहूँ चावल नहीं के खाने, साथ एक ही चावल नहीं खाना है। खाना। मतलब जो 2 आजकल रूटीन अन्न बना हुआ है, इकट्ठे चावल नहीं भी खाते हैं, करने हैं। गेहूं भी खाते हैं, वो ध्यान रखना। 2 अन्न हमने कभी इकट्ठे नहीं करने हैं। जैसे ही 2 अनाज इकट्ठे किए, वो 0 हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। हम लोग मल्टीग्रेन बनाते हैं हेल्दी होने के लिए, वो हेल्दी कभी नहीं होता। आपने कभी भी किसी मल्टीग्रेन खाने वाले को हेल्दी देखा ही नहीं होगा। आप अपने आसपास प्रैक्टिकली नोट कीजिए, क्या जो लोग मल्टीग्रेन खा रहे हैं, क्या वो वाकई में उनको बेनिफिट हो रहा है, उनकी सेहत बन गई? नहीं बनी है। जो हमारे एरिया में उगता है, डेली चेंज कर करके खा सकते हो, चेंज करके खा सकते हो। एक दिन बाजरा खा लिया, एक दिन मक्की खा ली, एक दिन अलग अलग डेज पे अलग अलग फिक्स कर लो। अगर खाना ही है तो ऐसे खा सकते हो। एक ही चीज, एक ही अनाज डेली नहीं खाना चाहिए। अब हमें खाना क्या क्या चाहिए? हमारे लिए, हमारे पास में अब इतनी वैरायटी है कि हमारी बारी नहीं आएगी। गेहूं है, वो चावल है, सबसे पहले ये सबसे कॉमन है। लेकिन अभी क्या चल रहा है? ज्वार है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, इधर इसके आगे जहां पे भी पानी नहीं है, वहां पे ज्वार ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में होता है बाजरा। ये जहां पे उगता है वहां के लोग खाते हैं। अब मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गर्मी बहुत होती है, तो ये ज्वार का जो आटा होता है, ये ठंडा होता है, गर्मियों में खाने के लिए बेस्ट होता है। और उसके बाद में क्या होता है? बाजरा भी बहुत होता है यहाँ पे। और जब बाजरा खाते हैं, सर्दियों में, सर्दी होती है तो सर्दियों में बाजरा खाते हैं, वो फिर हेल्दी चीज आ गई खाने में। अब जैसे हमने ज्वार खाई, तो हमें क्या क्या मिला? ज्वार खाने से लेडीज के लिए तो हड्डियों में बहुत ज्यादा जान आती है। ज्वार हमारी हड्डियों को, सॉर्गम सीड्स बोलते हैं, ज्वार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, हमें कैल्शियम देती है, बी कम्प्लेक्स देती है, मैग्नीशियम देती है और फॉस्फोर देती है। ज्वार का, अकेला ज्वार का खाने से, बिल्कुल मोटा अन्न जिसको बोलते हैं, वो हमारे जॉइंट्स पेन और गाउट में, कईयों को जिनको जोड़ों का दर्द है, बहुत दवाइयां खाते हैं। जोड़ों का दर्द तो सभी को रहता है आजकल। आप गेहूं खाना बंद कर दीजिए, आप ज्वार का आटा खाना शुरू कर दीजिए, आपका जोड़ों का दर्द विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो सभी के सभी अनाज में से सबसे कम है। फीका होता है ये, बिल्कुल फीका। आप खाओगे रोटी, बिल्कुल फीकी है इसकी। इसकी रोटी खाओगे, इसका दलिया खाओगे, इसका डोसा बना के खाओगे, आपका शुगर लेवल कंपैरेटिवली कम रेज करेगा। जैसे 2 घंटे के बाद में जो शुगर गेहूं के साथ में बढ़नी है, उससे कंपैरेटिवली उसका कम रेज करेगा। और वैसे भी उसमें शुगर है ही नहीं, फीका है, तो वो हमारी जो लंबे टाइम वाली शुगर हमारी बढ़नी है, उसको नहीं बढ़ने देगा। वो प्री डायबिटिक के लिए तो अमृत है, शुगर होगी ही नहीं। और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है ये, एक और बात है, इसका एक राज है, ये झुर्रियां नहीं पड़ने देगा फेस पे। आप यंग रहोगे, आपकी स्किन टाइट रखेगा ज्वार का आटा। उसके बाद में आ जाता है, सीजन चेंज हो गया, बाजरे का आटा। बाजरे का आटा तो हम सभी जानते हैं, बाजरी बनाते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी खाते हैं, सभी जगह पे खाते हैं। तो बाजरे का आटा तो वैसे ही हड्डियों के लिए मजबूत, सर्दियों में मजबूत। उसके गुड़ के साथ में जो रोटी खाते हैं, आप देखिए लेबर क्लास है,
लेबर वाले लोग ज्यादातर बाजरा खाते हैं, आपने कभी देखा होगा उनमें कितनी ताकत रहती है। और बाजरे और वो लोग तो सब्जी भी नहीं, इतनी जल्दी वो लोग चले जाते हैं, उनके घर में सब्जी भी नहीं बनती है, कई बार तो मिर्च के साथ में ही वो लोग खाते हैं ज्यादातर। तो राजस्थान में मिर्च के साथ में बाजरे की रोटी खा लेते हैं, फिर भी उनकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी मिल जाती है, उनको एक्स्ट्रा सब्जियां खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। रोटी खाई, लस्सी पी और उनमें उतना ही न्यूट्रिशन मिल जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब कुछ, सारे के सारे जो हमारे सॉल्ट्स हैं, सारा भी कम्प्लेक्स है, वो आटे में ही मिल जाता है। और फिर अगेन शुगर नहीं बढ़ती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, और गेहूं के साथ में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो फिर बाजरे के साथ में नहीं होते। ये दो अनाज हैं जो ये सारा साल खाए जा सकने वाले अनाज हैं। और इसके बाद में हमारे पास में 5 ऐसे और अनाज हैं जिनको हम मिलेट सुपर फूड्स बोलते हैं। उनमें आता है कोदरा, कंगनी, कुटकी, समक चावल और हरी कंगनी और पीली कंगनी। ये कंगनी 2 टाइप की होती है, ज्यादातर इनको चिड़ियां खाती हैं। चिड़ियां कितनी एक्टिव होती हैं, लाइट फूड होता है ये। इनको खाने का भी मेथड है, इनको या तो खमीर बना देते हैं और या फिर इनको बॉयल करके खाते हैं। इनकी रोटी भी बनाई जा सकती है, लेकिन इसका जो बेस्ट मेथड है इनको खाने का, इनको रात को भिगोइए, सुबह मिट्टी के बर्तन में ही इनको पका कर रख लीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट में खाइए, वही लंच में भी खा सकते हैं, वही आप डिनर में भी खा सकते हैं, उसमें सब्जी मिक्स कर सकते हैं, इसको रीहीट नहीं करना होता। ये एक टाइप के चावल की उसमें है, ब्रांच चावल की ही टाइप होती है ये। पांचों के पांचों अनाज ये चावल के टाइप के होते हैं। और हमें एक्सक्यूज मी, आप अभी भी जो 5 अनाज के बारे में बोले फिर दोबारा रिपीट कर लें। कोदरा, कोदो इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको कोदो बोलते हैं। कोदो, हरी कंगनी, पीली कंगनी, कुटकी और सामा या समक चावल। इनको आधा आधा किलो के डिब्बों में भर लीजिए, एक मुट्ठी रोज, एक दिन, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां। ये अपनी अपनी न्यूट्रिशन आपको देते चले जाएंगे। इससे आपको शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल ये प्रैक्टिकली आप करके देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे। आपकी मेडिसिन कम होना शुरू हो जाएंगी, इवन के बंद भी हो चुकी हैं। 1-2 मेरे पास में आते हैं लोग ऐसे जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनके अब कोई शुगर नहीं है। ये जो आप बताए अनाज के बारे में उसका इंग्लिश नेम बोल दें तो अच्छा रहेगा। बर्नियार्ड है एक का, फॉक्सटेल है, और कोदरे का मुझे अभी याद नहीं है, कोदरे का नहीं याद है, मैं आपको कल बता दूंगी या मैसेज में जी, नोट करके दे दूंगी। पांचों के पांचों ये मिलेट्स हैं। ये 5 सुपर फूड्स आते हैं। जो ज्वार और बाजरे हैं ये हमारे अनाज में आते हैं, और ये 5 हैं जो ये सुपर फूड में आते हैं। ये पकने में सुबह जैसे हमने मिट्टी के बर्तन में ही पकाना है, इसका पूरा इफेक्ट फिर आता है। इसको मिट्टी में पकाओ ये बेस्ट, फिर नहीं तो तांबे के बर्तन में, नहीं तो एंड में हम सबसे ज्यादा वो कम जो है वो उसको स्टील को मानते हैं। मिट्टी के बर्तन की हांडी में रात को उसी में भिगो और सुबह उठ के उसको गैस पे चढ़ा दो और वो उबल जाएगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। पानी डला हुआ है ऑलरेडी उसमें, उसको उठा के रखता है, जब तक आप ब्रश वगैरह करोगे तब तक वो पक जाएगा। आपका ब्रेकफास्ट रेडी। उसमें कुछ भी मिलाओ आप, दही के साथ में, सब्जी के साथ में, नमक मिला के, कुछ भी डाल के उसमें खा सकते हैं, और ये खाने में अच्छा होता है। चीनी भी डाल सकते हैं जिसको शुगर नहीं है। तो हमें इन पांचों को जो है मिक्स करके रखना है नहीं, कभी नहीं मिक्स करना, या अलग अलग? 5 डिब्बे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर 5th डे की बारी आएगी। ठीक। और पांचों की न्यूट्रिशन बराबर है, मतलब बराबर एक एक करके खाने से हमें न्यूट्रिशन भी पांचों की बराबर आएगी। स्वाद के चावल तो मैंने खाए हुए हैं,
नवरात्र में जैसे व्रत में सारे खाते के हैं तो सारे वो वैसे ही मैंने बनते खाए हैं, हुए हैं। सेम ये सब टाइप्स चावल ही बनेंगे, एंड में एंड प्रोडक्ट सेम ही निकलेगा, ओके। थोड़ा कलर का चेंज हो जाएगा, हम्म। थोड़ा कोई हार्ड होगा, हल्का सा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा आपको खाने में, कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत है वो, मतलब इतना है कि हमें कुछ खास वो नहीं लगेगा, टेस्टी ही लगेगा, अच्छा लगेगा खाना। रोटी खाना मतलब आप रोटी के बजाय अब 3 टाइम, जिसको शुगर है वो 3 टाइम खाए, मतलब हम इसके साथ कोई सब्जी ले सकते हैं जितनी या मर्जी हम ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले लेकिन सकते इसमें इसको गर्म नहीं कर सकते हैं। हैं? एक ही बार बना लिया फिर वैसे ही खाना है नहीं, बार-बार। गरम सब्जी जैसे अपनी ले लिया। सब्जी छौंक ली या दाल गरम कर ली, उसमें गरम दाल डाल सकते हैं, इसको दोबारा आग पे नहीं रखना। ओके। एक बार बन गया उसके बाद में उसको रखना है, और इसको कभी गरम नहीं, इसमें कड़छी भी इसकी अलग ही रखो, इसमें कुछ नहीं लगाओ, जो बन गया उसका एक बार ही पका के मॉर्निंग में इवनिंग तक का आपका आपने जो खाना है, और वेट लॉस भी होगा इससे, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, मतलब ये विदाउट मेडिसिन जो है, जैसे हम औषधि को आहार बनाएंगे तो हमें औषधियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये वो अनाज हैं जो बहुत साल पहले हमारे टाइम में खाते थे, अभी भी खाते हैं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इनके इनको स्टोर करके रखते हैं, वहां पे लगाते भी हैं, असम में भी खाते हैं, कोदो असम में बहुत खाया जाता है, कितने डिशेस बनते हैं इनके। लेकिन ये अगर हमने हेल्थ बेनिफिट के लिए खाना है तो इसको बॉयल करके खाएं, पहले पूरी रात इसको 8 घंटे का भिगोना जरूरी है, आप 8 घंटे भिगोइए, उसके बाद में जब आप पकाएंगे तो उसका पूरी न्यूट्रिशन निकल करके बाहर आएगी, पतला बन जाए, गाढ़ा बन जाए, कोई चक्कर नहीं है, जब आप एक बार खाना शुरू कर दोगे तो आपको एडजस्ट हो जाएगा। आप इसमें कोई सब्जी डालिए, हल्का सा नमक भी डाल लेंगे तो भी ये स्वाद ही रहेगा। ऐसे ही बाजरे और ज्वार की रोटी भी है, वो भी अच्छी ही रहेगी, टेस्टी ही रहेगी, उसमें भी हम लोग अब खाते हैं तो उसमें हमें कभी ये फील नहीं होता कि हमें सब्जी चाहिए, अगर उसमें नमक है और थोड़ा घी है या मक्खन है या नहीं भी है, चाय है, तो खा लोगे आप, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, उसमें न्यूट्रिशन इतनी है कि अगर आप नहीं खा रहे तो आपको न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं होगी, उस रोटी में ही ताकत है, आपकी रोटी में, गेहूं में इतनी ताकत नहीं है, चावल में इतनी ताकत नहीं है, और चावल खाने की इच्छा ही नहीं होगी, जब आप पांचों के पांचों सुपर फूड्स खा रहे हो वो चावल ही हैं, उसको खाने के बाद में आपको चावल की कमी महसूस नहीं होगी। और दालें भी आप बदल बदल के खा सकते हैं, हर रोज अलग दाल चेंज कर सकते हैं, मूंग की दाल सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, और माँ की दाल सबसे ज्यादा हमें हैवी मानी जाती है, लेकिन ताकत उसमें भी बहुत होती है। और राजमा या जो भी हम खा रहे हैं, उसमें एक और दाल होती है कुल्थी की दाल, जो हम कम खाते हैं और सर्दियों में हमें खानी चाहिए, उससे हमें स्टोन नहीं होता, किडनी स्टोन नहीं होता कुल्थी की दाल खाने से। ये सब कुछ आहार हैं जो हम इनको चेंज करके, हम खा करके अपनी डाइट को ऐसा बना करके हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है, हमें मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी, सबसे ज्यादा तो हमें शुगर और बीपी की मेडिसिन खानी पड़ती हैं, वो छूट जाएंगी। कौन सा दलिया खाने से किडनी स्टोन कम हो जाता है? कुल्थी मैं भी कुलथ अपना कुल्थी की दाल कम नहीं होता, खत्म हो जाता है। उसको 8 घंटे भिगो करके फिर बनाना पड़ता है, थोड़ी हार्ड होती है, पहाड़ों में वही बनाई जाती है, हिमाचल में बनाई जाती है ज्यादा, और पैदा भी वो पहाड़ों में ही होती है, हिमाचल में, वहां के लोग खाते हैं, हम प्लेन्स में लोग कम खाते हैं। नहीं, राजस्थान में भी खाई जाती है लेकिन सर्दियों में। सर्दियों में खाई जाती है, तो राजस्थान में जब सर्दी होती है, वो वहां का जो हिली एरिया होगा वहां से खा के आते होंगे, इधर कम खाते हैं, जनरली कम खाते हैं, जिनको नॉलेज है वो खाते हैं, या जिनको पथरी हो चुकी है, किसी ने बता दिया है, वो भी खाते हैं। चलिए, क्या अच्छा, चीज पथरी के लिए? क्या चीज पथरी के लिए? कुल्थी की दाल, हाँ।
अब जैसे एक दिन बन रही है, सब खा रहे हैं, सारी फैमिली खा रही है, रूटीन में खा रहे हैं कभी कभी, तो सभी को उसका बेनिफिट रूटीन में मिलता रहेगा, तो प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। हम उसको सर्दी के अलावा भी खा सकते हैं क्या, या ओनली सर्दियों में ही खानी चाहिए? नहीं खा सकते हैं, थोड़ा गर्मियां जब ज्यादा होती हैं तो थोड़ा गर्म होती है, पर जिसको पथरी है वो तो खा ही सकता है। दूसरा अपने टेस्ट के हिसाब से, और सर्दियों में हम जैसे साबुत मसूर की दाल खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं, मोट की दाल भी हम सर्दियों में ही खाते हैं, कुल्थी की दाल भी, ज्यादातर हम लोग साबुत और छिलके वाली दालें हमें सर्दियों में ही स्वाद लगती हैं। गर्मियों में हम छिलका उतरी हुई दाल खाते हैं, इसलिए वो इतना सा डिफरेंस रह जाता है। ऐसे कोई नुकसान नहीं करेगी अगर आप खा रहे हो। थोड़ा हम ठंडा खाना, धुली मूंग खाना पसंद करते हैं, धुले मसूर खाना पसंद करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में हम साबुत मूंग खाना शुरू कर देते हैं, वही डिफरेंस है, सेम। सभी लोग आ गए हैं तो हम शुरू करें गुरुजी। हाँ करिए, स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले करेंगे योग मुद्रा। कमर गर्दन सीधी, सभी सीधी बैठ जाएंगे। हाँ और योग मुद्रा, एक एक हाथ पीछे, पूरी तरह खाली करते हैं अपने को। देखो ब्रेन के एक एक सेल एक्टिवेट हो जाता है, इससे एकदम खाली हो जाता है सारा। करते जाए एकदम खाली हो जाओगे आप, ब्लैंक। बहुत जबरदस्त है दोनों एक्सरसाइज। शुरू करेंगे क्रिया योग। नाक से सांस लेते हुए सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, नाक से सांस लेते हुए नाभि तक लेकर के जाएंगे और मुंह से छोड़ेंगे। सारी हवा अंदर तक अपने भर लेनी है। दोनों नोस्ट्रिल से भी कराओ, और कराओ 5 मिनट और 15 मिनट कराओ इसको लगातार। खाली तो होने दो, जल्दी नहीं, 3 बार करना है दोनों तरफ, दोनों नोस्ट्रिल से 3 बार योग मुद्रा। खाली हो जाओ पूरी तरह, हो गया दोनों नासिका से 3 बार। हाँ जी, वो तो हो गया। 3 राउंड 15 हो गए ना स्टेप, इतनी जल्दी में नहीं वो एकदम ब्लैक हो जाइए पूरी तरह। 3 राउंड, 5 स्टेप लेने होते हैं, 3 राउंड दोनों तरफ 3 बार ना, 5 बार एक बार में एक साइड से 5 बार करके फिर दूसरी साइड करते हैं, इसको ऐसे 3 बार रिपीट करते हैं। हाँ जी गुरुजी, हो गया 3 बार, 5 स्टेप कर लिए। चलो अब नासिका से अब पूरी तरह अब क्रिया योग। नासिका से श्वास लेंगे, नाभि तक भरेंगे और मुख से छोड़ना है, एकदम कमर गर्दन सीधी, पूरी तरह पूरी गहराई के साथ श्वास लेते जाए, छोड़ते जाए। उसके बाद आपको एकदम सहज भाव में, देखो इसको करते जाए, लगातार करें इसको, करते करते आप ध्यान में चले जाओगे। इतनी जबरदस्त है ये क्रिया योग। अपने आप को ब्लैंक करते हैं, अपने आप देखो, कोई भी आपको ओम ओंकार एक ओंकार कुछ भी वाहिगुरु सतनाम कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अंदर से नाद गूंजने लग जाता है। इसको करेगा, अगर ध्यान से करते हो
दोनों क्रियाएं ब्लैक होते ही, जैसे मूसलाधार बारिश होती है ना, उसके आगे कितने भी हम शावर लगा लें मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो एक हम मुख से जो बोलते हैं एक शावर की तरह है, उसकी नकल करते हैं, लेकिन जो असली बरसात है, जैसे मूसलाधार बरसात में हमें आनंद आता है, वही बरसात जब ओंकार की बरसात अंदर से होने लग जाती है, इसको करते करते आप इतना डीप चले जाओगे कि आपके अंदर से वो विचार होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको पूरे ध्यान से करिए, पूरी तरह महसूस हो जाए करिए, भीग जाइए उस सन्नाटे के अंदर पहुंच जाइए पूरी तरह। एक एक ऑर्गन को खाली कर दीजिए, अपने इंटरनल ऑर्गन देखते जाइए कैसे खाली हो रहे हैं। ऐसे जितने भी टॉक्सिन है मुख से बाहर निकालते जाएं और नासिका से बहुत डीप गहराई के साथ श्वास लेते जाएं। हल्का सा पॉज देना बीच में, छोड़ते जाएं और धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान में जाते जाओगे तो एकदम शांत हो जाना है। जब सन्नाटे की आवाज अंदर से गूंजने लग जाए, ओंकार, एक ओंकार जो परमात्मा की वो आवाज है, उस आवाज के साथ हमने एकाकार होना है, एक हो जाना है, उसके अंदर डूब जाना है। फिर जैसे बरसात मूसलाधार बारिश होती है उसमें जो आनंद आता है, फिर उस नाद के साथ आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा। करते जाए, इसको लगातार करते जाए जब तक आवाज ना सुनने लगे, तब तक यही करना है। यही है मेडिटेशन एक्चुअल में। करते जाए करते जाए, लगे रहे। जिस चीज को सुनने लग जाए, जब अपने आप आवाज कानों में गूंजने लग जाए, तो वो आराम से बस बैठ जाए, उसके पीछे चलता जाए, जहां जा रही है वहीं चले जाएंगे। कोई भी कुछ जपने की, जाप करने की जरूरत नहीं है। उस ऊर्जा को पहचाने, उस नाद को पहचाने, वही है परमात्मा, वही है नाद, अनहद नाद जो अंदर चल रहा है। इसको फील करें। इसको करते करते आपको फीलिंग एक अजीब तरह की शांति, एक सन्नाटा अंदर, जैसे हम किसी खेत से गुजरते हैं, सुबह का टाइम होता है, जब शाम को एक सन्नाटे के अंदर जाते हैं, वो गूंज, वो भंवरे की आवाज, कोई भी आवाज आपको सुनती है सन्नाटे वाली, महसूस करें। वो झरने की आवाज, जैसे जैसे आपको स्टार्ट होने लग जाए, बस उसके पीछे हो जाइए। कुछ नहीं करना, नहाना चालू कर दीजिए उसमें, आपने कुछ नहीं करना है। करते जाए इसको, इसी को ही करना है, बस इसी के अंदर डूब जाना है। क्रिया जो करते करते जब तक सुनाई न दे, करते जाए, इसको करते जाए। कमर गर्दन सीधी रखें, बस ये ध्यान रखें, हल्का पॉज करते हुए छोड़ते जाए श्वास को। जैसे जैसे क्लीनिंग होती जाएगी तो आपका ध्यान, आपको पता ही नहीं चलेगा, उसके साथ जुड़ जाए। अंदर से जो नाद बज रहा है वो तो 24 घंटे बज रहा है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं, शोर के अंदर हमें सुनाई नहीं देता। जब हम ये क्रिया योग करते हैं तो उससे वो सन्नाटा, वो एकदम शरीर शांत हो जाता है। शांत होते होते आप सन्नाटे की ओर चलते जाएं, डूब जाएं उसमें। एक ओंकार सतनाम, यही नाम है जो गूंज रहा है अंदर। इसको पकड़ लीजिए और इसके अंदर स्नान कीजिए, नहाइए। पूरा निंद्रा में नहीं जाना है, जी ध्यान रखें। चलते जाए चलते जाए, करते जाए करते जाए, बस इसी को लगे रहना है। यही है मेडिटेशन, इसी के साथ आपने चलना है बस। जिन जिन को सुनने लग गया वो आराम से लेटना चाहे लेट जाए, बैठे बैठे सुनना है बैठे बैठे सुनता जाए। कहीं कोई ध्यान नहीं देना है, बस उसको, आवाज को सुनते उसके अंदर डूब जाना है। जैसे हम बरसात में नहाते हैं, मूसलाधार बारिश चल रही है, महसूस करें आपके ऊपर परमात्मा ने बरसात, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, उसके अंदर आप नहा रहे हैं।
चालू कर दें, करते जाएं, डूबते जाएं। जब तक मैं ना उठाऊं आपने उठना नहीं है, जो सुन रहे हैं। चलते जाए।
जो उठना चाहते हैं या लेटे हुए उठना चाहते हैं तो वो 2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने देंगे। अपनी चेतनता में वापस आते हुए जो लेटे हुए हैं दाईं करवट लेके बैठ जाएंगे और जो बैठे हुए हैं दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए परमात्मा का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने गुरु का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद और अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों का आप स्मरण करेंगे और उष्मा को गर्म गर्म जब हथेलियां गर्म हो जाए तो उष्मा को आंखों पर लगाएंगे। जब हम आंखों पर लगाते हैं उष्मा को, इसके पीछे भी राज है बहुत बड़ा। हमारा एक एक रोम छिद्र है वो उसमें एक्टिविटी होती है, वेगस नर्व हमारी एक्टिवेट होती है इससे और पूरे शरीर में पाँव के अंगूठे से लेकर ब्रेन तक एक एक सेल जागृत हो जाता है। इसलिए इसको धीरे 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 हाथों को हथेलियों को हम पूरी बॉडी पर लेकर जाते हैं। बहुत ही धीरे से दोनों हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। जो लेटे रहना चाहते हैं, जब बैठे रहना चाहते हैं, जब उठने के बाद ये जरूर करना है, सीधा नहीं उठना है, ये ध्यान रखें क्योंकि ऊर्जा को बराबर करना जरूरी होता है। कहीं पर भी बाकी जगह जो सुन्न है, जो ऑर्गन, जो हमारा अंग सुन्न है तो वो सुन्ना ही रह जाता है, एनर्जी वहां नहीं पहुंचती, ये ध्यान रखें। पूरा इसको रैप करना भी जरूरी है हथेलियों को और आंखों पर लगाना भी जरूरी है। जहां से वेगस नर्व का पॉइंट स्टार्ट होता है ये ध्यान रखें। हाँ, सीधा नहीं उठना होता। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।